नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय। और त्रिकोणमिति के सामान्य परिचय से पहले थोड़ा हम लोग त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। आप लोग इससे पहले भी जानते होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है। देखिए सभी लोग जानते हैं त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है या उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि जैसे ये एक भुजा ये है, ये एक भुजा ये है और एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है या आकृति है जो बनती है वो क्या कहलाती है, ये त्रिभुज है। और इसके जो जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं एक दूसरे को, वहां पर हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से उनको प्रदर्शित करते हैं और उनको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टिक्स कहते हैं। जैसे ए बी सी, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, कौन कौन से शीर्ष, जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं वो शीर्ष, और तीन कोण होते हैं। कोण कौन कौन से होते हैं, देखिए एक कोण ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और ये अंतः कोण कहलाते हैं। अंदर की ओर है तो अंतः कोण। और इन तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये निश्चित समझ लेना जरूरी है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें क्षेत्र घिरा हुआ होना चाहिए। किसी त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह नहीं कि तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाएं तो इसमें भी हो गई लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाएं तो इसमें भी हो गई हैं, ये तीन भुजाएं हैं, क्या त्रिभुज है, नहीं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। बहुत विस्तृत में जाते हुए हम लोग इतना जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। अब त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार, इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। नंबर एक होता है, सबसे पहले तो देखेंगे भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसी को समबाहु त्रिभुज या इसी को समत्रिबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे केवल समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए बी को चाहे ए बी लिखें या बी ए लिखें, बात एक ही है। बी सी को बी सी लिखें या सी बी लिखें, बात एक ही है। और ए सी को ए सी या सी ए एक ही बात होती है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। नंबर दो क्या है, एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, कोई दो भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है और ये तीसरी भुजा उसके बराबर नहीं है अन्य दो भुजाओं के। अर्थात हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी और ये बी सी के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। नंबर तीन होता है एक विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो। अर्थात तीनों भुजाएं समान होंगी। ए बी बी सी के भी बराबर नहीं होगा और ए सी के भी बराबर नहीं होगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ऐसे त्रिभुज को हम
विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के, समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु जिसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर, और विषम बाहु जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं। तो ये हो गए भुजाओं के आधार पर। अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अभी हमने देखा है भुजाओं के आधार पर देखा है, अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? कोणों के आधार पर। अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर नंबर एक क्या है? कोणों के आधार पर नंबर एक है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। आप लोग न्यून कोण त्रिभुज से पहले न्यून कोण के बारे में जाने। तो न्यून कोण क्या होता है ये सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि जो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, और शून्य से बड़े अर्थात शून्य से बड़े और 90 से छोटे जो भी कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है न्यून कोण त्रिभुज की। किसकी बात है? न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण की बात नहीं हो रही, बात हो रही न्यून कोण त्रिभुज। इतना ध्यान रखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसे कोण ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, अर्थात तीनों कोण 90 अंश से कम हो, उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण कैसे होने चाहिए? इसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण, इस वाले त्रिभुज में तीनों कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग शार्ट में देख रहे हैं। नंबर दो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे। समकोण क्या होता है पहले तो जानिए। समकोण होता है 90 अंश का कोण समकोण होता है। कौन सा कोण समकोण होता है? 90 अंश का। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। कोई एक कोण, ध्यान रखिएगा यहां तीनों कोण नहीं है, कोई एक कोण समकोण है। इसमें कोई एक कोण कैसा है? समकोण है। जैसे ये कोण बी कैसा है? यहाँ पे समकोण है। तो समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण। कोई एक कोण समकोण, ठीक है। कोई एक कोण समकोण होगा तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अच्छा, तीनों हो ही नहीं सकते तीनों अगर कह देंगे, क्योंकि हम जानते हैं तीनों अंता कोणों का योग कितना होता है? 180। तो एक 90 पहले ही हो गया, तो अन्य जो दो बचे हैं, एक 90 हो गया है, ये वाला तो 90 हो गया है, 90 डिग्री हो गया, तो शेष दो बचे हैं उनका योग भी तो 90 ही होगा। जैसे अगर एक है मान लीजिए 40 है, तो दूसरा कितना होगा? 50 होगा। 50 और 40 मिलके ये वाला अगर 40 है तो ये कितना आएगा? 50, क्योंकि ये वाला तो पहले से ही 90 फिक्स है। तो ये दो कोण होते हैं, ये अन्य दो कोण होंगे वो न्यून कोण ही होंगे। तो एक कोण तो समकोण होगा, बाद बाकी शेष दो कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। और एक बात और यहाँ पर जानकारी आप लोग कर लें कि कोई भी दो न्यून कोण है उनका योग अगर 90 अंश है, क्योंकि 90 अंश से छोटे दो कोण होंगे तभी तो 90 होगा, अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 50 का कोटि पूरक क्या है? 50 का कोटि पूरक है 40, 40 का 50, 30 का 60, 60 का 30, 90 का 0, 0 का 90, ठीक है, 45 का 45, 80 का 10, 70 का 20, अर्थात वो दोनों मिलके दोनों का योग कितना हो? दोनों का योग कितना हो? 90। और चूंकि यहां पर एक पहले ही 90 है, तो हम जानते हैं कि अन्य दो कोण आपस में कैसे होंगे? कोटि पूरक ही होंगे, क्योंकि उन दोनों का योग 90 होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण कैसा हो? समकोण हो। समझ गए कि नहीं? और नंबर 3 होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? ध्यान रखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। अब आप लोग अधिक कोण अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण 90 से बड़े और 180 से छोटे जो भी कोण होते हैं वो सब अधिक कोण होते हैं। तो एक कोण 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा तो अपने आप होगा, बाद बाकी शेष दोनों तो न्यून होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं एक कोण
एक कोण कैसा हो, कोई एक कोण कैसा हो, कोई एक कोण अधिक कोण, कोई एक कोण अधिक कोण, किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण होगा, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होगा, जबकि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होंगे। ये बात याद रखना, इसमें तीनों हैं, इसमें कोई एक है। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग पुनः जो कोणों के आधार पर हमने बात की थी त्रिभुजों की, तो उसमें दूसरा जो प्रकार है समकोण त्रिभुज, उसी को यहां पर एक बनाते हैं। एक हमने समकोण त्रिभुज ABC बनाया, समकोण त्रिभुज क्या बनाया है, ABC, जिसमें कोण B समकोण है। देखिए समकोण जो होता है उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। कोण B क्या हमने बना लिया है, समकोण। कोण B क्या है, समकोण है, अर्थात कोण B है 90 डिग्री। समझ रहे हैं कि नहीं, कोण B क्या है, 90 डिग्री। ABC में कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। जब ये कोण B समकोण है, ध्यान रखिएगा, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण, अर्थात 90 जो भी कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब 90 यहीं पे नहीं बन सकता, 90 ऐसे भी बन सकता है। ध्यान रखिएगा कि जैसे एक भुजा ये खींची, एक भुजा ये, और ये 90 ऐसे बना, और ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। इतना याद रखिएगा कि जहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। और किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। क्यों होती है, क्योंकि एक प्रमेय होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है, बड़ी। तो बड़ा कोण कौन सा है, ये बी सी 3 कोण है, उसमें कोण बी 90 अंश ही तो सबसे बड़ा कोण होगा, और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। प्रमेय अभी हम सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, और उसके बाद की जो दोनों भुजाएं हैं वो कर्ण से सदैव छोटी होंगी। और ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन बड़ा होगा, क्योंकि इनमें इन कोणों पर ये निर्भर करेगी। अगर ये वाला कोण बड़ा होगा तो इसके सामने वाली बड़ी होगी, और ये कोण बड़ा होगा तो इसके सामने वाली बड़ी होगी, लेकिन कर्ण से दोनों छोटी रहेंगी सदैव। इतना याद रखिएगा। तो ये कर्ण होंगी। अगर इस, और ये दोनों भुजाएं कौन सी होती, इनको हम कहते हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं। AB तथा BC ये कौन सी भुजाएं होती है, समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण बनाने वाली भुजाएं, जान रहे हैं कि नहीं, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। कौन सी हैं, AB तथा BC, AB तथा BC, और AC कर्ण है, चाहे यहां देख लीजिए चाहे वहां पर देख लीजिए। तो AB और BC कैसी हैं, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। AB और BC समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, और B के सामने वाला कोण कर्ण, 90 के सामने वाला कोण कर्ण। B और C तो बदल भी सकते हैं हम, यहाँ B लिख दें, यहाँ A लिख दें, यहाँ C लिख दें, यहाँ P लिख दें, यहाँ Q लिख दें, यहाँ R लिख दें, यहाँ X Y Z कुछ भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी के बड़े सिंबल से हम लोग उसके शीर्षों को प्रदर्शित करते हैं। पहले हिंदी में का खा गा इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे, आ बा सा। अब हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं भुजाओं के जो त्रिभुज है उसके शीर्षों को। अब यहाँ पर एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, पाइथागोरस प्रमेय। और उस प्रमेय को भी अभी हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ ये जानेंगे कि ये होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों
के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसको अगर हम फार्मूले के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर, AC मतलब ये कर्ण का ही तो वर्ग है, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं। पुनः हम समझिए ये समकोण त्रिभुज बना है और इसमें ये भुजा हमारे पास में है 4 और ये 3 पता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण कैसे निकालेंगे? तो हम AC स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मतलब ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि AB कितना है? 4 है, BC 3 है। 4 का वर्ग सभी लोग जानते हैं 16, 4 चौके 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 कितना हो गया? 25 हो गया। तो AC का वर्ग 25, AC बराबर 25 का वर्गमूल अर्थात 5 निकल के आ जाएगी। तो कर्ण कितनी निकल के आ जाएगी? 5। 4 3 5, तीसरी भुजा 5 हो गई। अच्छा, मान लीजिए कर्ण कहीं पर दे दिया गया है, कर्ण अगर यहाँ पे दे दिया गया है 10 और ये भुजा दी गई है 8 और ये BC हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? BC निकालनी है। और ये तो 90 है, तो BC स्क्वायर बराबर क्या होगा? अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा कि जब कर्ण पता हो और एक भुजा अन्य तो पता ही होगी और तीसरी भुजा कोई निकालनी हो, कर्ण के अलावा कोई अन्य तीसरी भुजा निकालनी हो, तो कर्ण के वर्ग से जो ज्ञात भुजा है उसका वर्ग घटा देंगे। और जब कर्ण नहीं पता होगा तो दोनों के वर्ग जोड़ के बाद में वर्गमूल ले लेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। तो BC स्क्वायर फार्मूला वही होता, चाहे लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं AC स्क्वायर बराबर अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार, इसको आधार भी कह सकते हैं। जैसे ये भुजा कौन सी हो सकती है? आधार, और ये लंब, ये लंब, ये वाली भुजा आधार और ये लंब। लेकिन ये सदैव आधार नहीं रहेगी, ये कोण पर निर्भर करती है, क्योंकि अभी त्रिकोणमितीय अनुपात जब बताएंगे तो आप लोग वहां पर समझेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मतलब कितना है? 10 का स्क्वायर बराबर, या डायरेक्ट यहाँ पर लिख लें, हमको जो भुजा निकालनी है BC निकालनी, तो BC स्क्वायर बराबर पक्षांतरण आप लोग जानते होंगे, BC समझो यहीं पे रहा और AB इधर आ गया, तो क्या हो गया? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसका पक्षांतर आप लोग करेंगे तो बराबर वाला, ये वाला पहले अगर हम लिख लेंगे अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64, घटा देंगे तो 36। तो BC का वर्ग 36 है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल लेंगे। BC स्क्वायर बराबर 36, इसलिए BC बराबर 36 का वर्गमूल 6। तो ये भुजा 6 निकल के आ जाएगी। अब 6 इकाई है, यहाँ ये नहीं कि 6 सेंटीमीटर लिख दो, हम केवल अभी भुजा यूनिट में ले रहे हैं, इकाई में ले रहे हैं। अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये 8 है, ये 6 है तो ये 10 होगी, ये 4 3 5 इस प्रकार से है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये मीटर है, ये मीटर है तो ये भी मीटर होगी। अभी हम केवल भुजा ऐसे ले रहे हैं कि वो 8 अगर है तो ये 6 है, तब ये 10 होगी। समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चली है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि कोई दो भुजाएं अगर हमको पता है तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, अगर ये भुजा A है और ये B है तो ये कितनी निकल के आएगी? और कोण B समकोण है। ध्यान रखिए, डायरेक्ट अब हम लोग निकालेंगे तो AC बराबर कितना निकलेगा, या हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे तो होगा क्योंकि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। AB का वर्ग कितना है? AB B स्क्वायर और BC A स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर तो इतना, तो AC बराबर अंडर रूट
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर पहले लिख दीजिए और बी स्क्वायर बाद में। अब ये मत कर दीजिएगा, तुम कहोगे ए स्क्वायर है तो ए बाहर लिख दो, तो इसका ए प्लस बी, ऐसी गलती कभी मत कर दीजिएगा कि ये इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये तो गुणे में अगर होता तो वर्गमूल बाहर आ सकता था ए स्क्वायर, यहाँ प्लस में है इसलिए वो उतना ही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि ये प्लस में है तो वर्गमूल बाहर नहीं। अगर ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर इस प्रकार से लिखा होगा तब तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और बी स्क्वायर का वर्गमूल बी बाहर आ जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस चिन्ह अंदर होगा तो वो वैसे ही बना रहेगा और ऊपर से स्क्वायर रूट का चिन्ह लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये भुजा कितनी निकल के आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरी भुजा ये निकल के आ गई है। और थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि फिर से एक त्रिभुज है, फिर से एक त्रिभुज हमने बनाया और उसमें ये भुजा लिखती है अंडर रूट ए, ये अंडर रूट बी, तो ए सी कितना होगा, पुनः उसी प्रकार से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर और ये रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है अर्थात बी और इसका ए हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, ये ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर क्या, पुनः ए सी स्क्वायर बराबर बी प्लस ए, इसलिए ए सी बराबर हो गया बी प्लस ए का अंडर रूट, या इसको ए प्लस बी का अंडर रूट लिख दें, चाहे बी प्लस ए का लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ए प्लस बी, क्योंकि ए पहले लिख दिया बी बाद में लिख दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये इस प्रकार से, ये कोण भी समकोण, समकोण सभी लोग इस प्रकार से दिखाएंगे, कहीं पर भी समकोण है तो इस प्रकार से दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग चल रहा है अभी। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि हमको तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेनी है। अगर तीनों भुजाएं जब हमको पता होंगी तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे, जो कि अभी आगे बताएंगे। जैसे कोई दो भुजा पता है, जैसे ये भुजा यहां पे दी गई है, ये भुजा है 8, ये भुजा कितनी है 8, ये 5 है, तो ये निकालनी है। अब तीसरी निकलती कैसे है, कोई भी जब कर्ण दिया हो तो कर्ण के वर्ग से इसका वर्ग घटा दीजिए। जैसे अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर होगा कितना, ए सी के वर्ग से बी सी का वर्ग घटा दीजिए, तो कितना 8 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, घटा दीजिए, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ 5 बचा है, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, 5 में से 2 गए 3, तो ए बी का वर्ग 39, इसलिए ए बी कितने के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 39, ये 39 का रूट आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये 39 का रूट, तो ये तीसरी भुजा निकल गई। अब ये बात याद रखें कि कोई समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण दिया हो और एक भुजा और दी गई हो, जब कर्ण पता हो और कोई एक भुजा चाहे ये पता हो चाहे ये पता हो, तो कर्ण का वर्ग से, कर्ण के वर्ग से जो दी गई भुजा है उसका वर्ग घटा देंगे और बाद में जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। अगर कर्ण नहीं दिया, समकोण बनाने वाली भुजाएं दी गई, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ के फिर वर्गमूल ले लेंगे। इस प्रकार से तीनों भुजाएं हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। पुनः हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। एक समकोण त्रिभुज है ABC और जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। समझ रहे हो कि नहीं। और यहां पर एक कोण, इस जो कोण C है, इसी को एक नया सिंबल हमने यहाँ पे ये सिंबल बना दिया। अब ये सिंबल थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाते हैं। ये जो सिंबल इस प्रकार से बनता है, ऐसे इस प्रकार से, इसको कह देते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। ये होता है थीटा, ये ग्रीक सिंबल होता है, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। ये कोण को, ये कोई भी कोण है या किसी के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ ये थीटा से ये कोण C प्रदर्शित कर रहे हैं। कोण C कर सकते हैं, कोण A भी कर सकते हैं, कोई भी कोण कर सकते हैं, कोण B नहीं, कोण B तो 90 पहले से ही पता है। अच्छा, थीटा ये हो गया, ये कोण C को हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा।
अब इस कोण के लिए, अच्छा एक बात और आपको बता दें कि जो न्यून कोण लेंगे, एक तो समकोण है, अगर इस कोण की बात करें, कोण सी अर्थात कोण थीटा की बात करेंगे, तो इसके लिए इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब होगी, ये क्या होगी, लंब। और इसके जो संलग्न भुजा होगी वो क्या होगी, आधार। समझ रहे हो, लंब को ही हम लोग सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं, सम्मुख भुजा। और ये आधार होती है संलग्न भुजा। कौन सी भुजा होती है, संलग्न भुजा। कौन सी भुजा, संलग्न भुजा। आधार को संलग्न भुजा कहते हैं, लंब को हम लोग सम्मुख भुजा कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, आधार संलग्न भुजा और लंब जो होता है वो सम्मुख भुजा होती है। और तीसरी भुजा ये कर्ण होती ही है, ये समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है, इतना याद रखिए। तो अगर हम इस कोण को थीटा लिखें तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अगर इस कोण को यहां पर इस कोण की बात करते, ध्यान रखिएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ये 90 है, ये कर्ण तो हो गई होगा। अगर कोण यहां पर थीटा होता, अगर कोण ए थीटा होता तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाती लंब, इस कोण के लिए ये लंब होगी और ये सम्मुख भुजा होगी। ये कौन सी भुजा होगी, सम्मुख, उसके सम्मुख मतलब सामने वाली, और ये हो जाता आधार, ये हो जाता आधार, और ये संलग्न भुजा। संलग्न भुजा कैसे जानेंगे, क्योंकि उसके लगी हुई वाली भुजा, ये कोण के साथ में लगी वाली भुजा कौन सी है, यही तो है ए बी, तो वो संलग्न भुजा हो गई। और इस कोण के जो सामने वाली भुजा जो है वो लंब है। जिस कोण की बात करें, अभी इसे एक कोण की बात कर रहे हैं तो ये लंब हो गई, और इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो गई उसके सामने वाली। अब कहीं पर भी कोई कोण, अब हम लिखेंगे थीटा, अभी ये नहीं लिख रहे कि कोण सी की बात कर रहे हैं या कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर भी लंब और कर्ण का अनुपात, चाहे यहां पर लंब बटे कर्ण निकाला जाए या लंब बटे कर्ण यहां पर निकाला जाएगा, तो लंब बटे कर्ण यहां पर लिख देते हैं। देखिए, लंब और कर्ण का रेशियो अर्थात अनुपात निकालें तो उसको एक नया सिंबल दे दिया गया। लंब और कर्ण का जो अनुपात निकाला तो वो होता है साइन। क्या होता है, साइन। एस आई एन ई वहां पे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग स्मॉल में पहला अक्षर स्मॉल ही लिखते हैं और एस आई एन लिखते हैं शॉर्ट में, साइन थीटा कह देते हैं। अर्थात साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का रेशियो होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है, उसको हम कहते हैं साइन थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात होगा आधार बटे, अगर हम कर्ण करें अर्थात आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको कोसाइन थीटा कहते हैं। अब कोसाइन सीओ एस आई एन ई पूरा नहीं लिख के हम कॉस लिख देते हैं, तो कॉस थीटा उसको पढ़ेंगे। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऐसे ही लंब और आधार का अनुपात निकाले अर्थात लंब बटे आधार, वो होता है टेन थीटा, टेंजेंट उसको फुल फॉर्म में कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ शॉर्ट में टेन कहेंगे। तो साइन, कॉस और टेन, ये तीन अनुपात ही तो हैं। लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन थीटा है, आधार और कर्ण का जो अनुपात है कॉस थीटा है, और लंब और आधार का जो अनुपात है वो टेन थीटा है। अर्थात लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। समझ रहे हो। अब इन्हीं के उल्टे कर दें, अर्थात ये कर्ण ऊपर कर दें और लंब नीचे कर दें, तो कर्ण बटे लंब, तो उसको एक नया नाम दे दिया गया है। और ये साइन का ही तो उल्टा हो जाएगा। देखिए, कर्ण ऊपर गया लंब नीचे गया, इसको बटे एक करें तो एक बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही तो हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा, जो कि एक बटे साइन थीटा के बराबर होगा। एक बटे साइन ही तो हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण जो है उसका उल्टा करें तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटे जो आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, कर्ण बटे जो आधार होगा वो क्या निकल के आएगा, वो
सेक थीटा निकल के आएगा, जो कि कास का उल्टा हो जाएगा 1/कास थीटा। ये आप लोग समझ रहे होंगे। और आधार और लंब, लंब बटे आधार पहले था, उसका भी उल्टा कर दें तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब करें तो क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा, उसको एक नया सिंबल, नया त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं कॉट थीटा, उसको कहते हैं कॉट थीटा। और वो होता है 1/tan थीटा के बराबर। भाई tan का ही तो उल्टा किया, tan थीटा क्या था, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब किया तो समझो tan का उल्टा हो गया। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 क्या निकल के आ गए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन और 3 और उनके उल्टे हो जाते हैं, साइन का कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कुल मिलाकर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आप सभी लोग इनसे भली भांति पहले से ही हो सकता परिचित हो, अगर नहीं होंगे तो यहां पर जान लीजिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और जो कि अनुपात ही तो है, देखिए लंब और कर्ण का अनुपात साइन होता है, आधार और कर्ण का अनुपात कास होता है, लंब और आधार का अनुपात टैन होता है, कर्ण और लंब का अनुपात कोसेक होता है, कर्ण और आधार का अनुपात सेक होता है, आधार और लंब का अनुपात कॉट होता है। इसको हम लोग विस्तृत में देखेंगे अगले वीडियो में। और अभी इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, आगे हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा विस्तृत करेंगे यहीं से आगे बढ़ते हुए। अभी ये सामान्य परिचय था त्रिकोणमिति का, और अभी हमने बताया है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, जिनको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।